शीर्षक भ्रम। मुझे अपनी पहली नौकरी शिमला की पहाड़ियों में मिली। विवेक और परामर्श दोनों ने ही उपदेश दिया कि अज्ञात प्रदेश की परिस्थिति ठीक से समझे बिना पहली बार ही नवविवाहिता पत्नी को साथ ले जाना उचित नहीं होगा। पथिक स्त्री वर्जिता का युग अवश्य बीत चुका है, फिर भी सुंदर तरुण पत्नी को इतनी लंबी यात्रा में साथ ले जाना भले ही खतरनाक न हो, सुविधाजनक भी नहीं है, क्योंकि समस्त भार मुझे ही उठाना होगा। यहां तक कि कलकत्ता से शिमला तक 1100 मील की दूरी में उसे सुरक्षित पहुंचाने की मानसिक जिम्मेदारी का भार भी। पर मेरी ओर का कोई भार, यहां तक कि मेरी छतरी का भार भी उसे उठाने देना शोभनीय न होगा। लेकिन पत्नी अड़ गईं, उन्हें साथ ही जाना होगा। मैंने कहा, प्रस्ताव बहुत उत्साहवर्धक है, पर पहले रहने का कोई प्रबंध किए बिना गृहलक्ष्मी को लेकर जाकर रखूंगा कहाँ? पत्नी ने पूछा, तुम कहाँ रहोगे? मैं पहले जाकर सरकारी ब्लॉक में ठहरूंगा, फिर तुम्हारे रहने के लिए कोई घर तय करूंगा। कितने दिन लगेंगे? 6 महीने। उत्साह से हंसकर बोला, पागल हो, 6 महीने में तो फिर कलकत्ता लौटने का समय आ जाएगा। 1 महीने के भीतर ही तय कर लूंगा। प्रसन्न मुख से पत्नी बोली, और तभी मुझे साथ ले जाना। मैंने कहा, तथास्तु। तब अप्रैल का पहला सप्ताह था। असह्य ठंड। दफ्तर के परिश्रम से जितना अवकाश मिलता उतना पुस्तक पढ़ने और घर पत्र लिखने में बीत जाता। शिमला की शांत और विराट सुंदरता मुझे अच्छी नहीं लगती थी। उसकी गंभीरता और गांभीर्य मानो हृदय को दबाए रहते। घुमावदार पर्वतीय मार्गों पर ऊंटों की कतारें और बैलगाड़ियां चलती रहतीं। चालकों के गंभीर चेहरे और विशाल शरीर देखकर मुझे लगता मानो किसी रंगमंच में बैठकर प्रवास दृश्य देख रहा हूं। मैं भी उसी दृश्य का एक जीव हूं, ये ठीक से अनुभव कर नहीं पाता था। धुंधली पर्वत श्रेणियों की ओर देखते देखते ऐसा लगता मानो पहाड़ और उपत्यकाएं धीरे धीरे विलीन हो रही हों और उनके स्थान पर कलकत्ता की एक भीड़ भरी बस्ती उभर आई हो। उस बस्ती के बीच से एक संकरी गली और उसके किनारे एक छोटे से 2 मंजिला मकान की खिड़की में 2 उत्सुक आंखें। पर वो क्षणिक मोह था। रिक्शे की आवाज से चौंक कर देखता, वही पहाड़, वही उपत्यकाएं अपने पूरे गांभीर्य और नीरवता के साथ उपस्थित हैं। कहाँ कलकत्ता की गली और कहाँ वे 2 उत्सुक आंखें। एक तप्त दीर्घ श्वास शिमला की ठंडी हवा में घुल जाती। उस दिन रविवार था। दफ्तर का उपद्रव नहीं था। नौकर मेज पर चाय का प्याला रख गया। उस गर्म तरल को समाप्त करने के बाद समय कैसे नष्ट करूं, यही सोच रहा था कि तभी सुनाई दिया, बाबूजी फूल, बाबूजी फूल। देखा तो फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए एक पहाड़ी कन्या मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ी थी। उसके वस्त्र नीले रंग की पायजामा और कुर्ता और शरीर पर हल्के पीले रंग का अंगावरण था। साधारण परिधान के बीच उसकी सुदृढ़ और सजीव काया तथा सरल और समझदार मुखाकृति बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी उम्र 16-17 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता लिया, जिसमें पहाड़ी गुलाब और फर्स के फूल थे। मैंने टेबल पर गुलदस्ता रखा और मोनी बैग से एक सिक्का उसे दे दिया। कन्या सिक्का देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मुझे लौटाते हुए बोली, बाबूजी, इसका मूल्य तो केवल 1 पैसा है, आपने 8 पैसे दे दिए। सच है, दर दफ्तर नहीं करके 8 पैसे देना बिल्कुल उचित नहीं था, लेकिन एक बार दे दिया, वापस लेना भी मन नहीं हुआ। मैंने कहा, ठीक है, तुम 8 पैसे ही लो। लेकिन वह किसी भी तरह इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। अन्यायपूर्ण मूल्य वह लेना नहीं चाहती थी। अंततः एक समझौता करना पड़ा। मैंने कहा, तुम सिक्का ले लो, लेकिन उसके बदले मुझे 8 दिन तक फूल देती रहो। मेरा प्रस्ताव उसे पसंद आया। अच्छी बात कहकर उसने सिक्का ले लिया और चली गई। अगले दिन से रोज सुबह वह फूल देने आती। जिस दिन मुझे सामने पाती, हाथ में थमा देती। जिस दिन मुझे नहीं पाती, टेबल पर रख देती। मैंने देखा, कन्या की सरल और सजीव मुद्रा के साथ साथ उसकी स्वतंत्रता भी स्पष्ट थी। वह जिस सहजता से मुझसे बातें करती, उसी सहजता से धीरे धीरे मेरे घर में प्रवेश करती। ऐसी सहज और सजीवता से घनिष्ठता उत्पन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैं बंगाली हिंदी में उससे बात करता और वो पहाड़ी हिंदी में उत्तर देती। कभी कभी वो मेरे प्रश्न पूरी तरह नहीं समझती और कभी मैं उसके उत्तर को सही नहीं समझ पाता, लेकिन कुल मिलाकर हमारी बातचीत सही ढंग से चलती। उसका नाम जानकी था। खड़ड़ के आधे रास्ते पर उनका घर था। उसके पिता जंगल विभाग, फॉरेस्ट ऑफिस के जमादार थे। उनके 3 बहनें और 4 भाई थे। उसका बड़ा भाई 3 महीने पहले सरकारी नौकरी में लगा था। मैं पूरी तरह ठंडी हवा में लिपटा हुआ बैठा था। जानकी ने कहा, बाबूजी, अब तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी, बर्फ में तुम क्या करोगे? आओ, अंदर आओ। बर्फ अर्थात सर्दी का मौसम। सर्दियों में शिमला में बर्फ पड़ती है, इसलिए सरल भाषा में शिमला के सर्दियों के मौसम को बर्फ कहा जाता है। मैंने कहा, बर्फ पड़ने के 2 महीने पहले मैं कोलकाता लौट जाऊंगा।
जानकी आश्चर्यचकित होकर बोली, बाबूजी, आप बर्फ में रहेंगे? फिर वो बर्फ की कहानी शुरू कर दी। कितनी सुंदर! जब पहाड़, जंगल और वृक्ष सभी बर्फ से पूरी तरह से ढक जाते हैं, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और झकझक चमकती हैं, तो वे कितनी खुशी के साथ बर्फ में खेलते हैं, बर्फ के ऊपर दौड़ते हैं। और बाबूजी को इस बर्फ से कितना डर है? उसके उत्तर में मैं कोलकाता की कहानी सुनाता। शिमला जैसी 30-40 छोटी छोटी जगहों को मिलाकर भी कोलकाता जितना बड़ा नहीं होता। वहाँ कितने लोग, कितनी गाड़ियाँ, कितनी गतिविधियाँ। जो हवागाड़ी शिमला में देखती है, जानकी चकित हो जाती। वही हवागाड़ी कोलकाता की सड़कों पर गिनती में खत्म नहीं हो सकती। मैदान में स्मारक, रास्तों में ट्राम, गंगा में जहाज, सभी सुनकर जानकी हैरान मन में कोलकाता की वैभवता समझने का प्रयास करती। सबसे ज्यादा उसे हवागाड़ी की बातें सुनकर आश्चर्य होता। यहाँ जितनी रिक्शाएं हैं, कोलकाता में उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। कितना अद्भुत! लेकिन यह तो है कि कोलकाता में सर्दियों में बर्फ नहीं पड़ती। जानकी सिर हिलाते हुए कहती, बाबूजी, शिमला बेहतर है। इस तरह दिन ब दिन जानकी के साथ मेरी बातचीत और अधिक घनिष्ठ होती गई। धीरे धीरे फूलों के तोड़े केवल बहाना बन गए। मुख्य रूप से तो अब बातचीत करना ही प्रमुख कार्य बन गया। हर सुबह जब मैं बरामदे में धुंधले सूरज की किरणों में बैठकर सामने वाले पहाड़ों की ओर देखता, काले काले पर्वत मुझे ऐसा प्रतीत होते जैसे राक्षस अपनी विशाल काया के साथ आलसी होकर लेट गए हों। मन में एक तरह का हल्का पीड़ा महसूस होती। प्रातः के सूरज की उजली और प्रसन्न आकाश की छाया में हिम जर्जर पर्वत कितने असंगत लगते। ऐसी ही स्थिति में जानकी हंसती हुई और एक गुलदस्ता लिए प्रकट होती। बाबूजी, फूल। फूलों का यही सिलसिला समाप्त होता और उसके बाद जानकी कहानियां सुनाना शुरू कर देती। इस सरल हृदय और सजीव पहाड़ी लड़की को मुझे बहुत पसंद आया। कठोर और अकेले पहाड़ों के बीच उसकी सहजता, जीवंतता और शरारतीपन उसे पूरी तरह विशिष्ट बनाते। वो हमेशा प्रसन्न और उत्साही रहती। उसके भीतर जो चमक और चपलता थी, वो निरंतर जीवंत रहती। ऐसा प्रतीत होता वो निर्दयी पहाड़ों को चीर कर अपने तरल जीवन को प्रवाहित कर रही है। उसके साथ घनिष्ठता अवश्य होगी। वो जैसे कहानी सुनाने में मजबूत, कहानी सुनने में भी उतनी ही उत्साही। उसकी बातें सुनना और उसके साथ संवाद करना, इन दोनों का परिणाम केवल और केवल आत्मीयता बनता। जब सिक्कों का हिसाब खत्म हुआ, अगले दिन जानकी फूल लाकर आई। मैंने कहा, जानकी, तुम्हारा 2 आना फूल का हिसाब पूरा हो गया, आज से फिर से नया हिसाब। और उसे एक नया सिक्का दे दिया। जानकी ने सिक्का लेकर कहा, अब उसे पैसे नहीं चाहिए, आज से वो मुफ्त में फूल देती रहेगी। मैंने कहा, क्या ये भी हो सकता है? लेकिन वही हुआ। जानकी ने कहा, फूल बेचना उसका व्यापार नहीं है। फूल और पत्ते वो पहाड़ी से मुफ्त लेकर आती है, अतः पैसे न लेने से उसे कोई हानि नहीं। उसकी नज़र में बाबूजी का सौजन्य ही पर्याप्त है। मैंने ध्यान से देखा, अगर मैं उसकी कीमत चुका दूं तो जानकी चिढ़ जाएगी और चाहे कितना भी आग्रह करूं उसे मनाना संभव नहीं होगा। अतः अनायास ही मैं मुफ्त में फूल लेने लगा। दिन गुजरते गए और 3 महीने बीत गए। इस दौरान जानकी एक दिन भी मुझे फूल देने में चूक नहीं करती। जिस दिन सुबह तूफान और बारिश के कारण वह नहीं आ पाई, वह शाम को आई और मुझे फूल दे गई। और केवल इतना ही नहीं, इन 3 महीनों में उसने मेरे साथ इतनी घनिष्ठता बना ली कि मुझे लगता है ये घनिष्ठता अब धीरे धीरे सीमाएं पार कर रही है। वह केवल फूल देने नहीं आती, वह मेरे लिए आती है। फूल उसके लिए बहाने हैं, मैं उसका लक्ष्य। कितना अद्भुत! इस नटखट पहाड़ी लड़की के हृदय में भी प्रेम ने जगह बना ली है। वह केवल हंसती खेलती नहीं, नाचती खेलती नहीं, बल्कि सच में प्रेम करती है। भूख लगी तो भोजन करती है, नींद लगी तो सोती है। लेकिन उसकी इच्छा का संतोष सिर्फ इतना ही नहीं होता, वह सीमाएं पार कर जाती है। लेकिन मैं इस पहाड़ी लड़की को प्रेम नहीं करता, सिर्फ सहृदयता। मैं उसे कोई और वस्तु नहीं देता। फिर भी उसने अपने हृदय के सारा भाव मेरे सामने प्रकट कर दिया। उसके बदले में उसे मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैं स्पष्ट रूप से समझ सकता था वह फूल लेकर मेरे सामने आकर मुझे पूजा कर रही है। इस हृदय के खेल को देख मैं भीतर ही भीतर हंसता था। कैसे धीरे धीरे अद्भुत गति से ये उदास और चंचल हृदय मेरे पास आकर खुद को प्रकट कर रहा है। किस प्रभाव से, किस आकर्षण से? क्या मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जिसकी अदृश्य छाया से ये लड़की किसी भी तरह मुक्त नहीं हो पाई? समय समय पर मैं अपने अंदर एक छिपी हुई आनंद की उपस्थिति महसूस करता। लेकिन चाहे जो हो, इसे रोकना होगा, इसका प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ये अपरिपक्व और निष्कपट बालिका जो मिथ्या मोह को आश्रय देकर दिन ब दिन खुद को संकट में डाल रही है, उसे मेरा कर्तव्य है बचाना। इस हृदय संघर्ष में मेरी कोई विशेष चिंता नहीं, लेकिन वह बेजुबान जानकी पूरी तरह अभिभूत हो जाएगी जब उसे इस अपरिपक्वता का मूल्य भुगतना पड़ेगा। मेरी ओर से सहृदयता जितनी वह उम्मीद करेगी, उतना भविष्य में उसे दर्द सहना होगा। मैंने ठान लिया कि जानकी को सावधान करूंगा, लेकिन कैसे कहूं?
क्या कहूं, उसे प्रेम करने के लिए कहना भी नहीं, ना कहने के लिए कहना भी नहीं। विशेषकर जब वो मेरे सामने आती है, स्वतंत्र रूप से बातें करती है, उसकी बातें सुनने का कोई विकल्प नहीं है। उस समय उसे गंभीरता से उपदेश देने की कोशिश करना कठिन और असमर्थनीय हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि बिना किसी उपाय के काम नहीं चलेगा। 2-3 मित्र जानकी पर ध्यान देने लगे और मेरी ओर भी संकेत करने लगे। नौकर और रसोइया भी जानकी को लेकर बातचीत करने लगे। मुझे संदेह हुआ कि वे मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह थी कि मैं विवाहित व्यक्ति हूं। जानकी को इस स्थिति में कोई आश्रय देना मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं। यद्यपि ये जानकी को कष्ट देगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं। आवश्यकता पड़ने पर चोट पहुंचाए बिना छोड़ देना अन्याय है और कष्ट न देना ही निर्दयता। स्थिर कर लिया कि जानकी को स्पष्ट कुछ कहे बिना ही उसके साथ घनिष्ठता रोक दी जाए। फूल का मूल्य न लेने पर मैं उसके पास से फूल नहीं लूंगा। मुफ्त में फूल लेने के इस अवसर से जो हमारे बीच हार्दिकता उत्पन्न हुई है, वो मूल्य चुकाकर आसानी से नष्ट हो जाएगी। उस सुबह श्रावण की पहली वर्षा के बाद के मौसम में केले के पेड़ जीवित और हरे भरे लग रहे थे और छिटपुट टूटे हुए बादलों के बीच सूर्य की किरणें आकाश और पहाड़ों को भर रही थीं। जानकी फूल लेकर आई और उसके पीछे एक पहाड़ी युवक हाथ में बड़ा सा झोला लिए खड़ा था। उसने अभिवादन किया। मैंने देखा आज का फूलों का गुलदस्ता हर दिन की अपेक्षा अधिक रंग बिरंगा और विविध पुष्पों से भरा हुआ था। क्षण भर में ही मेरा मन तैयार हो गया और कर्तव्य बोध जागृत हो गया। मैंने कहा, जानकी, अगर तुम फूल का मूल्य नहीं लोगी तो मैं अब फूल नहीं लूंगा। जानकी का प्रफुल्लित मुख अचानक ही म्लान हो गया। क्यों बाबूजी? उसने पूछा। मैंने कहा, यह बता नहीं सकता, लेकिन कीमत तुम्हें लेनी ही होगी। थोड़ी दुखी स्वर में जानकी बोली, बाबूजी, अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा करें। अब आपको मैं मुफ्त में फूल नहीं दूंगी। आज मैं आपको अंतिम फूल देने आई हूं। जिज्ञासा के साथ मैंने पूछा, क्यों? जानकी बोली, मैं आज विदेश जा रही हूं। यहां से लंबा रास्ता तय करना है। ये मेरे पति हैं। जानकी का मुख लाल हो गया। मैंने कहा, जानकी, तुम्हारा विवाह हुआ ये तुमने अब तक नहीं बताया। तुम्हारा विवाह कब हुआ? जानकी बोली, 5 साल पहले। मैंने देखा, बारिश के बाद की नरम सूर्य किरणों में जानकी का मुख पवित्र और निर्मल हो गया था। अपने पति की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालकर जानकी ने मौन संकेत दिया। उस संकेत पर पहाड़ी युवक जल्दी से मेरे सामने आया, फिर अभिवादन किया और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, यदि आपकी कृपा हो तो कभी हमारे गांव आइए। रास्ता अच्छा है, मैं स्वयं आपको लेकर आऊंगा। मैंने कहा, छुट्टी मिले तो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुर के माध्यम से सूचना दूंगा। जानकी और उसके पति ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा। विदा लेते समय जानकी बोली, बाबूजी, आपकी दया और स्नेह का मैं सदा स्मरण रखूंगी। आपने जो दुआनी दी थी वो मैं आपकी दया के प्रतीक के रूप में सुरक्षित रखी है, खर्च नहीं की। ये कहते हुए उसने एक छोटे बर्तन से दुआनी निकालकर मुझे दिखाई। जानकी और उसके पति खड़ के रास्ते उतर गए। जब तक उन्हें देखा गया, मैं उनकी ओर लगातार दृष्टि बनाए रखा। तभी आकाश पूरी तरह साफ हो गया और चारों ओर धूप और भी उज्जवल हो गए। जानकी के सरल और स्नेहपूर्ण व्यवहार को विकृत रूप देकर उसे सुधारने के लिए मैंने पहले अपने मन में आत्मसंतोष का अनुभव किया। उस शून्य गर्भ अहंकार से अचानक मुक्त हो जाने पर मन प्रसन्न हो उठा। लेकिन जब ये विचार आया कि कल से बाबूजी फूल कहकर उसका सरल हृदय मेरे पास फिर नहीं आएगा, तब एक सूक्ष्म पीड़ा ने मन को थोड़ी पीड़ा दी। उस दिन कार्यालय जाकर मैंने कहा, साहब, मुझे 10 दिन की छुट्टी दीजिए, पत्नी को लेने जाना है। साहब ने कहा, तथास्तु। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।